Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is basically British conquest of Burma, Nepal and Bhutan. तो British conquest का this will be the last lecture guys, right? अभी तक हम लोगों ने British conquest in India, the process as it was started from Bengal से लेके हम लोगों ने पहले पूरा इंडिया कवर अप किया है. Thereafter we have also covered up foreign entities. Foreign entities में दो important अभी तक कवर करके रखे, अफगानिस्तान एंड सिंध. Today we are going to enter into the last topic, that is British conquest of the Burma, Nepal and Bhutan. So let's enter into this particular topic. बट ये वाले टॉपिक बहुत ही नॉर्मल वाले टॉपिक है. यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शनल में सवाल आते हैं एज फार एज प्रीलिम्स या फिर जीएस मेंस या फिर इवन जीएस प्रीलिम्स में कभी सवाल यहाँ से नहीं आए हैं. मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्रीज आर प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज फॉर इंडिया नाउ, यू कैन क्लियरली सी. एंड भी यहाँ से सवाल पूछना विल बी टू कॉन्ट्रोवर्शियल. तो दैट्स व्हाई यूपीएससी यहाँ से ऑफन सवाल नहीं पूछता है, बट फिर भी सिलेबस में है तो ऑब्वियसली वी नीड टू एंटर इनटू दैट एस्पेक्ट. सो लेट्स एंटर इनटू इट. बट अगेन जाने से पहले इफ़ यू आर हैविंग एनी बेसिकली डाउट देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन, या फिर बेसिकली यू कैन बेसिकली एक्सेस दिस पर्टिकुलर पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक नाउ. सबसे पहले तो एंग्लो बर्मा रिलेशन हम लोग को देखना है. बर्मा इज़ बेसिकली म्यांमार. नाउ दिस इज़ बेसिकली द म्यांमार वाले एरिया में बस दो तीन एरिया जो आपको थोड़े से याद रहने चाहिए. एक मेनलैंड म्यांमार या फिर मेनलैंड बर्मा आपको दिखाई देगा, ये जो बेसिकली ऑरेंज में है वो. एंड देयर आफ्टर इनके कुछ कोस्टल एरिया है, अरकान. देयर आफ्टर अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा पेगू एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली तनासरिन. तो ये जो बेसिकली इनके तीन वी कैन से कोस्टल एरियाज़ है. एंड कोस्टल एरियाज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के बाजू में अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा कि यू कैन एंटर इनटू मणिपुर, आसाम एंड देयर आफ्टर बंगाल. तो बंगाल बाजू में ही है, एंड बंगाल दैट इज़ कैलकाटा में ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बैठा भी हुआ है. एंड दैट्स अ सूनर और लेटर बोथ द पार्टीज वर गोइंग टू गो और गोइंग टू बी कोलाइडिंग विथ ईच अदर. ये कोलिजन हुआ एंड यही कोलिजन में अल्टीमेटली एंग्लो बर्मीज कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को दिखाई देते हैं. हाउएवर ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ब्रिटिशर्स के लिए ये कमर्शियलाइजेशन वाला टाइम पीरियड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टाइम पीरियड था. एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लेटर ऑन देखेंगे ही, बट ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांटेड कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज एज वेल एज कोस्ट लाइन का एक्सेस, बिकॉज यहाँ से ही अल्टीमेटली अगर आप नीचे जाओगे तो यू कैन ईजिली गेट एक्सेस टू द स्ट्रैट ऑफ मलाक्का एंड देयर बाय यू कैन कंट्रोल इंडियन ओशन कम्प्लीटली. तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट दोनों ने कोलाइड कर लिया एंड ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे यहाँ पे इंटरफेरेंस बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है. बट एट द सेम टाइम सेम कंसिडरेशंस वर टेकन बाय द बर्मीज किंगडम ऑल्सो. बर्मीज किंग ऑल्सो वांटेड कि उनकी टेरिटरी अब इंडिया के साइड में थोड़ी बहुत बढ़े, एंड ये इंडिया के साइड में जो बढ़ती हुई टेरिटरी है उसी के चक्कर में दिस पीपल केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिशर्स. अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड उसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो कॉल कि बेसिकली बर्मा जो है इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड ये ब्रिटिशर्स एज वेल एज बर्मा वंस दे स्टार्टेड टू गेट इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, देन ऑब्वियसली इसके बाद में फिर अल्टीमेटली कोलिजन कोर्स आया. एंड दैट पर्टिकुलर कोलिजन कोर्स इज समथिंग वी कैन से फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर. एज फार एज फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर इज कंसर्न, काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉरफेयर है. दिस इज बेसिकली वॉरफेयर दैट वॉज स्टार्टेड बाय बर्मा इटसेल्फ. बर्मा के एक फेमस किंग है ओलांग पाया, जिनके अंडर बर्मा पहले यूनिफाई हुआ 1760 तक. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन एंड सक्सेसर बुढ़ाओ पाया. बुढ़ाओ पाया ने अल्टीमेटली अरकान वाला एरिया 1784 में कैप्चर कर लिया. 1784-85 के बाद ही स्टार्टेड टू एंटर इनटू इंडिया, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1813 ही ऑल्सो कैप्चर्ड मणिपुर. मणिपुर में जैसे ही ये लोग एंटर हुए ऑब्वियसली नाउ दे वर विद इन द रीच ऑफ द आसाम ब्रह्मपुत्रा वैली. We have already seen the valley areas are always important areas because of the agricultural surplus. Once you have agricultural surplus, आपके पास agricultural produce आएंगे which means revenue, and you can also tax heavily to the local population. इसी बीच में अल्टीमेटली धीरे धीरे फ्रिक्शन बढ़ता गया. बाय 1822 फाइनली बर्मा ने असम वाला एरिया भी कैप्चर करके रखा. एंड असम कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे बाजू वाले चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अब कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने चालू हो गए. मीनवाइल ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 1810 से लेके 1820 के बीच में वेर एंटेंगल्ड इन मराठा इशू. इसी पीरियड में एंग्लो मराठा वॉरफेयर हुए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉरफेयर, पिंडारी वॉरफेयर. ब्रिटिशर्स का सारा अटेंशन वहाँ पे था. दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स कुड नॉट फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर एरिया. हाउएवर 1820 में वॉज द थिंग गॉट सेटल डाउन विथ मराठास, पेशवाशिप वॉज अबॉलिश, बॉम्बे प्रोविंस वॉज क्रिएटेड. ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली टर्न देयर फोकस ऑन द सराउंडिंग टेरिटरी. कैलकाटा में बैठे हुए थे, बाजू में तो आसाम बंगाल वाला एरिया आएगा.
एंड फिर वहाँ पे इन्होंने फोकस करने के बाद हमको दिखाई देता है कि लोकल बेसिकली छाछर, जयंतिया, दैट इज़ मेघालय वाला एरिया, बांग्लादेश, टुडेज बांग्लादेश वाला एरिया, इसके ऊपर अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चालू हो गए। फाइनली दोनों साइड ने पहले निगोशिएशंस किए, निगोशिएशन से बात जब नहीं बनी तो मैटर वॉज सेटल्ड बाय दी वॉरफेयर। ये वॉरफेयर जो अल्टीमेटली इसके कोर्स में हमको इन डिटेल नहीं जाना है, बट 1824 में ही फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस के सामने मराठा, मुगल, टीपू सुल्तान नहीं टिक पा रहे। म्यांमार की डायनेस्टी तो ट्राइबल डायनेस्टी थी, बहुत छोटी डायनेस्टी थी, इट वॉज गोइंग टू गेट डिफीटेड, एंड वही हुआ। 1824 में ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड रंगून, एंड रंगून से अल्टीमेटली अंदर घुस के फाइनली 1824 में ही इनका जो कैपिटल हुआ करता था अवा, इट वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड। फाइनली बर्मीज किंग वॉज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ यंदाबो, एंड ट्रीटी ऑफ यंदाबो वॉज नथिंग बट अ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। यानी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी में आपको दिखाई देगा कि 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेगी बाय दी म्यांमार, बिकॉज ऑब्वियसली अब ब्रिटिश जीते हैं तो वॉर का खर्चा जो है म्यांमार के सर पे मारा जाएगा। वैसे ही अल्टीमेटली अरकान एंड तनासरीन, 3 कोस्टल प्रोविंस है, उसमें से अरकान, तनासरीन इन्होंने अपने पास ले लिए। पेगू वॉज लेफ्ट विद दी म्यांमार किंगडम। पेगू म्यांमार किंगडम की तरफ क्यों रखा गया था? बिकॉज पेगू अगर म्यांमार किंगडम की तरफ रहेगा तो ऑब्वियसली म्यांमार की जो किंगडम है वो बची रहेगी, एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू देम अननेसेसरली। उनके लिए भी एक फेस सेवर मिलेगा, ब्रिटिशर्स अपने कमर्शियल एस्पेक्ट जो उसको हार्नेस कर सकते हैं। देर आफ्टर आसाम, छाछर, जयंतिया रेंजेस, मतलब बेसिकली मणिपुर के ऊपर की सारी टेरिटरी जो है, एंड मणिपुर में एक इंडिपेंडेंट किंगडम, लोकल ट्राइबल किंगडम जो है बिठाई जाएगी। अल्टीमेटली एक कमर्शियल ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अब निगोशिएट की जाएगी, एंड देर आफ्टर एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो कैपिटल अवा में रखा जाएगा। अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली सी इवन ब्रिटिश बर्मीज एनवॉय, दैट इज़ बेसिकली बर्मा का जो एनवॉय है वो भी एक कैलकाटा में इन्होंने रखने की बातें इसमें करके रखी थी। बाय द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर बाय एंड लार्ज वी कैन से बर्मा स्टैंड डिफीटेड, एंड बर्मा के ऊपर ब्रिटिश राज जो है वो आ चुका था, एंड बर्मा में एक रेसिडेंट बैठा हुआ था। रेसिडेंट बैठने का तब क्या होता है तो उसमें मैं अब इन डिटेल नहीं जाऊँगा। विल एंटर इनटू द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर एज वेल एज सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर। ये यही डलहौजी ने किया हुआ वॉरफेयर था। डलहौजी की पॉलिसी के ऊपर हमने पहले भी देखा था, इनके ऊपर हम लोग एक सेपरेट लेक्चर भी लेटर ऑन लेंगे कि भाई डलहौजी उनकी इंपीरियल पॉलिसी एंड देयर आफ्टर उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ही वॉज एन आर्डेंट इम्पीरियलिस्ट, एंड देयर आफ्टर कमर्शियल ग्रीड ऑफ द ब्रिटिशर्स बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1850 बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड डलहौजी ने जैसे अवध को एनेक्स करके रखा हुआ था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वैसे अल्टीमेटली डलहौजी ने वी कैन क्लियरली सी अपनी कमर्शियल ग्रीड एंड मार्केट की वजह से धीरे धीरे बर्मा के ऊपर भी ध्यान डालना चालू किया। डलहौजी ऑलवेज कंसिडर बर्मा एज अ वेरी गुड मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड बर्मीज रिसोर्सेज एज वेरी गुड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यही तो होता है कि आप रॉ मटेरियल डालोगे, फिनिश प्रोडक्ट निकालोगे। अल्टीमेटली ब्रिटेन एक छोटी आइलैंड कंट्री है, उनके पास कहाँ से रॉ मटेरियल आएगी? दैट्स वाई अल्टीमेटली बर्मा। एंड जो आप रॉ मटेरियल डाल के फिनिश प्रोडक्ट निकालोगे तो ब्रिटेन में इतना बड़ा मार्केट नहीं है ना, तो मार्केट आपको कहाँ पे मिलेगा? इंडिया में, बर्मा में मिलेगा। तो दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली डलहौजी स्टार्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड यूनिलैटरली बॉर्डर स्कर्मिशेस का इशू बना के 1852 के अराउंड डलहौजी ने अल्टीमेटली अटैक कर दिया। 1852 to 54 इज़ द एक्चुअल टाइमलाइन ऑफ दिस वॉरफेयर। यहाँ पे मैं बेसिकली डालना भूल गया, बट 1852 to 1854 अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने 1854 आते आते रंगून, पेगू एज वेल एज बैसिनी वाले एरिया कैप्चर कर लिए। ऑब्वियसली ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट एट देयर कैपिटल अवा, एंड दैट्स अल्टीमेटली जो रंगून वाली रूलिंग डायनेस्टी दे हैड शिफ्टेड देयर बेस टू अवा वाली रूलिंग डायनेस्टी दे हैड शिफ्टेड देयर बेस टू रंगून। ब्रिटिशर्स ने रंगून वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया एंड पीगू वाला एरिया भी कैप्चर किया, विच वॉज द ओनली कोस्टल एरिया अवेलेबल विद द म्यांमार किंगडम या फिर बर्मीज किंगडम। अल्टीमेटली ये रिजल्ट इसका वही होने वाला था कि बेसिकली किंग पीगन, इनको किंग पीगन मिन या फिर किंग मिंदौन भी बोला जाता है, ही वॉज इन नो पोजिशन टू फाइट। अल्टीमेटली जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इन्वेजन चालू किया ही सरेंडर्ड। कोई ऑफिशियल निगोशिएशन भी इसके बाद हम लोग को नहीं दिखाई देते हैं। ब्रिटिशर्स ने यूनिलैटरली पेगू वाला एरिया अनेक्स कर दिया, रंगून अवा वाला एरिया जो है किंग पीगन को वापस दे दिया। एंड देयर आफ्टर फिर पीगन मिन के जो सपोर्टर है उन्होंने लोकल एरिया पे थोड़ा सा गोरिल्ला वॉरफेयर तो चालू कर दिया, बट गोरिल्ला वॉरफेयर से कोई बात बनी नहीं। वाया सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर फाइनली ब्रिटिशर्स ने म्यांमार का जो पूरा कोस्टल एरिया है वही अपने अंडर ले लिया। ये कोस्टल एरिया काफ़ी सिग्निफिकेंट था बिकॉज एज आई टोल्ड यू इसके वजह से एंटायर
जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल है ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था, बिकॉज इंडिया की सारी साइड इनके अंडर थी, अब म्यांमार भी इनके अंडर गया। एंड उसके नीचे जो डच पीपल थे, हमने पहले ही लेक्चर्स में देख के रखा था कि डच वर राइवल्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वंस अपॉन अ टाइम, बट नाउ डच वर थोरोली चेकमेटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कि अगर डच लोगों को अपनी कोई भी सुजरेनिटी एरिया में दिखानी है तो दे हैड टू एंटर इनटू द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन वाज टोटली अंडर द ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली एंटायर कोस्ट लाइन जो है यही पड़ गई किसके हाथ में, देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ गए, जिसकी वजह से डच पीपल के ऊपर भी एक चेकमेट आया। फ्रेंच पीपल जो इंडो चाइना में बैठे थे, इफ़ यू रिमेंबर, यही से बाजू वाला ही तो एरिया है, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, इंडो चाइना, वो भी चेकमेट हो गया। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो है ये सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर मानी जाती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट वन, दैट इज थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर। एज वेल एज थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉरफेयर इज कंसर्न, देन ये वाला वॉरफेयर जो है वो भी हमको दिखाई देता है कि बेसिकली अननेसेसरी वॉरफेयर है। बर्मा है टोटली सरेंडर, बर्मा में ब्रिटिश रेसिडेंट, सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी सभी कुछ लग चुकी थी, बट ऑब्वियसली ये वाले पीरियड ऑफ टाइम में ब्रिटिश वांटेड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ चाइना, कि हम लोगों को अब चाइना में डायरेक्ट एक्सेस चाहिए। एंड अगर आपको चाइना में डायरेक्ट एक्सेस चाहिए तो हिमालय के नीचे आपको इंडिया से म्यांमार में घुस के ही ऊपर चाइना जाना पड़ेगा। वो एक रीज़न तो था ही, ऊपर से इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच इन दिस एरिया भी एक रीज़न माना जाता है, कि धीरे धीरे करके हमको दिखाई देता है कि बर्मीज किंग हैड रियलाइज कि अगर ब्रिटिशर्स को हराना है तो आपको ब्रिटिशर्स के एनिमी के पास जाना पड़ेगा। सेम एस्पेक्ट मराठाज ने करना ट्राई किया था, सेम एस्पेक्ट इवन टीपू सुल्तान ने भी करना ट्राई किया था। एंड दैट्स वाई कमर्शियल ट्रीटीज़ जो है लोकल लेवल पे वो निगोशिएट हो रही थी। ये कमर्शियल ट्रीटीज़ वेयर निगोशिएटेड इन बिटवीन फ्रेंच एंड वी कैन से बर्मीज किंग। ब्रिटिशर्स को ये पता चला अल्टीमेटली सिचुएशन हैड डेवलप कि ब्रिटिशर्स को चाइना के डायरेक्ट एक्सेस चाहिए। ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली यहाँ वाले एरिया का रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन मार्केट भी अपने अंडर पूरा करना चाहता था, एंड एट द सेम टाइम फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया ब्रिटिशर्स को बेसिकली रिड्यूस भी करना था। एंड दैट्स अगेन यूनिलैटरल अटैक जो है बेसिकली हमको दिखाई देता है कि अल्टीमेटली पहले तो किंग मिंदौन, दैट इज़ पीगॉन मिन, वही मिंदौन है, ही अल्टीमेटली वॉज बेसिकली सक्सीडेड बाय किंग थीबॉ। एंड किंग थीबॉ पहले से ही अपसेट थे कि ब्रिटिश रेसिडेंट का इंटरनल मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अल्टीमेटली उसको अपने एरिया के लोगों को भी बचाना था, एंड देयर आफ्टर अपनी कमर्शियल ट्रीटीज़ जो है बेसिकली वो भी साइन करनी थी विद द फ्रेंच, जर्मनी, इटली। फ्रेंच के साथ निगोशिएशन ओपन अप हो भी चुके थे, एज आई टोल्ड यू। अल्टीमेटली यही सारी चीज़ों की वजह से पहले तो हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स ने बर्मीज किंग के ऊपर पहले फाइन लगाई कि यू आर कैरिंग आउट कॉन्टैक्ट विद द राइवल पावर। राइवल पावर के साथ भाई कॉन्टैक्ट कैसे साइन कर सकते हो, हमारी तो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी पहले ही है। एंड व्हेन फाइन वाज इम्पोज देन ऑब्वियसली फिर किंग थीबॉ हैड नो अदर ऑप्शन, किंग थीबॉ ने उसको देने से मना कर दिया। फाइनली ब्रिटिशर्स ने लार्ज स्केल इन्वेजन 30 नवंबर 1885 में अल्टीमेटली लॉन्च कर दिया। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 28 नवंबर किंग थीबॉ सरेंडर्ड। लॉर्ड डफरिन डिसाइडेड कि ये वाला एरिया हम लोग अनेक्स कर देंगे, तो ये पूरा एरिया अनेक्स कर लिया। किंग थीबॉ जो उनको पेंशन ऑफ किया गया। देयर आफ्टर फिर बर्मा में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चले, जैसे इंडिया में चले, वो भी हम लोग को लेटर ऑन देखने, इंडिया वाले, बर्मा वाले नहीं देखेंगे। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वाया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमको दिखाई देता है कि बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, एंड फाइनली 1948 बर्मा जो उनको इंडिपेंडेंट मिला। अब ये वाले एस्पेक्ट हम लोग ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, मैंने बस आपको एक क्रोनोलॉजी दे के रखी, उतना ही ऊपर ऊपर से आपको याद रखना है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री, दैट इज़ एंग्लो नेपाल रिलेशन। नाउ एज फार एज नेपाल इज कंसर्न, नेपाल वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये पहाड़ी एरिया है, एंड पहाड़ी एरिया में नोबडी हैड ऑलवेज डेयर टू एंटर्ड। हमने ये चीज़ देख के रखी हुई है कि ब्रिटिशर्स बाय एंड लार्ज जो है, इवन मुगल्स एंड उनके पहले सल्तनत भी है, सतलज रिवर के ज़्यादा ऊपर ईस्टर्न साइड में जाना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने एक ज़माने में महमूद बिन तुगलक की पॉलिसी देखी थी, उसका तुघरिल एक्सपेडिशन, कराची एक्सपेडिशन हमने देख के रखा हुआ था कि इट अल्टीमेटली फेल्ड इनटू टोटल डिज़ास्टर। इसमें प्राइमरी एस्पेक्ट वही है कि इंडिया के जो इंडिजीनियस लोग हैं एंड आफ्टर इवन फॉरेन इन्वेडर, जो इस्लामिक पॉपुलेशन, दे आर नॉट एक्वेंटेड विद दिस बेसिकली हाई डिग्री क्लाइमेट, कि मतलब इतना कोल्ड क्लाइमेट जो इनसे सहन नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी नेवर एंटर्ड इनटू दिस एरिया, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लोकल ट्राइबल किंगडम्स आर ऑलवेज देयर। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम यहाँ पे पहाड़ी नेपाली किंगडम थी, बेसिकली बुद्धिस्ट किंगडम जो है लोकल लेवल पे हमको दिखाई देती है। सबसे पहला कॉन्टैक्ट ब्रिटिशर्स का नेपाली लोगों के साथ जहाँ पे हुआ, दैट वाज इन 1801, जब ब्रिटिशर्स ने गोरखपुर वाला एरिया जो है अनेक्स करके रखा हुआ था वाया अवध। अवध से गोरखपुर वाला एरिया लिया था बिकॉज दे वेर नॉट एबल टू पे
बेसिकली सब्सिडरी अलायंस का सम। इफ़ यू रिमेंबर 1801 में ही ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अवध के ऊपर डाली थी और ये गोरखपुर वाला एरिया ब्रिटिशर्स ने इन ल्यू ऑफ सब्सिडी अपने पास लेके रखा हुआ था कि अवध सब्सिडी देने के बेसिकली काबिल नहीं है, पैसा नहीं है अवध के पास, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ से हम लोग जो है बेसिकली टेरिटरी लेंगे। अल्टीमेटली ये टेरिटरी जैसे ही ली तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स बाउंड्री एंड नेपाल बाउंड्री जो एक दूसरे के सामने आई एंड बॉर्डर स्कर्मिशेस चालू हुए। समवेयर अराउंड 1814 फाइनली हमको दिखाई देता है कि बुटवाल एंड शिवराज वाले दो एरिया है, ये उत्तराखंड वाले बाउंड्री के ऊपर आने वाले एरिया है, तो ये वाले दो एरिया में बेसिकली गोरखास का इनकर्जन हुआ एंड गोरखास ने दो एरिया कैप्चर कर लिया। फाइनली मल्टीपल लोकल फाइटिंग्स हुई एंड ये मल्टीपल लोकल फाइटिंग जो है बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है अल्टीमेटली एस्केलेटेड इनटू अ प्रॉपर वॉरफेयर एंड ये प्रॉपर वॉरफेयर 1816 में ब्रिटिशर्स के फेवर में आया। 1816 में फाइनली ट्रीटी ऑफ सागोली साइन किया एंड वाया ट्रीटी ऑफ सागोली सर्टन एडवांटेजेस वेर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। सबसे पहले तो नेपाल ने गरवाओ एंड कुमाऊं रेंजेस जो वो सीड कर दिए एंड आफ्टर नेपाल ने सिक्किम वाला एरिया जो वो भी गिव अप कर दिया एंड ब्रिटिश रेसिडेंट अब नेपाल के कोर्ट में भी आपने रख दिया। ना ब्रिटिश रेसिडेंट जैसे ही नेपाल के कोर्ट में आया तो यू नो कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो उसमें अब नहीं जाएंगे और हमको उतना डिटेल जाना भी नहीं, वो अब नेपाल का हिस्ट्री, इंडिया का हिस्ट्री नहीं है। बट ये पर्टिकुलर ट्रीटी से अब हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स हैड रीच अप टू हिमालयाज विच इज़ अ नेचुरल फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री। फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेड विद सेंट्रल एशिया ये भी अब ओपन अप हो गई, बिकॉज अब आप नेपाल में घुसोगे, नेपाल से ऊपर तिब्बत, तिब्बत से ऊपर झिंजियांग उइघुर एंड वहाँ से अल्टीमेटली अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। वैसे ही अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स गॉट सर्टन इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल। ब्रिटिशर्स ने लेटर ऑन 1854 में शिमला को इंडिया का सेकंड कैपिटल दैट इज़ विंटर समर कैपिटल भी बना के रखा था। समर के टाइम पे पहले कैलकाटा, देयर आफ्टर दिल्ली में ब्रिटिशर्स कुड नॉट स्टे, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द हीट और ब्रिटिश बॉडी इज़ नॉट एक्वेंटेड टू दिस हीट एंड दैट्स वाई फिर समर के टाइम पे लोग शिमला में शिफ्ट हो जाते थे। वैसे अल्टीमेटली गोरखा जो है इन्होंने इंडियन आर्मी जो अब ज्वाइन करनी चालू कर दी, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होने वाला था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में दिस गोरखा मर्सिनरीज वेयर ऑफ ट्रिमेंडस हेल्प टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रिजर्व देयर टेरिटरी एंड टू डिफीट इंडियन सीपॉयज, उसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे। देयर आफ्टर फिर एंग्लो भूटान रिलेशन, एज फार एज एंग्लो भूटान रिलेशन आर कंसर्न, देन भूटान वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैंने आपको मैप भी दे के रखा है, इज़ बेसिकली दिस वन। तो भूटान ऑब्वियसली इसके नीचे ही ब्रिटिशर्स बैठे, तब बांग्लादेश वगैरह नहीं हुआ करता था, पर अभी हमने देखा था कि असम से लेके बंगाल तक एक ही एरिया था, ये लार्ज बंगाल प्रोविंस हुआ करता था एक ज़माने में, एंड यही बंगाल प्रोविंस ये कैपिटल जो कैलकाटा ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे एंड दैट्स ये भी बेसिकली एक नेबरिंग एरिया था। जैसे नेपाल नेबरिंग एरिया है तो वैसे ही ब्रिटिशर्स के लिए भूटान भी एक नेबरिंग एरिया ही रहा है। तो ये वाले एरिया में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड से ही ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस करना चालू करके रखा था, बट म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रीटीज़ जो है 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने साइन करके रखी थी कि भूटान अपने पहाड़ी एरिया में रहे, वैली वाला एरिया जो है हमको दे दे, एंड वो हुआ भी, बिकॉज वैली वाले एरिया में ही हम लोग को दिखाई देता है कि फर्टाइल लैंड भी था एंड वहाँ पे चाय भी आती है। टी was one of the important commercial crop that was grown in this particular area to be exported out of India into western countries. अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर पीरियड में एशले एडन जो है इन्होंने बेसिकली धीरे धीरे हमको दिखाई देता है कि वॉरेन हेस्टिंग के जाने के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये बताना चालू किया कि हम लोग को ये वाला एरिया स्ट्रेटेजिकली है तो कैप्चर करना चाहिए। 1841 ऑनवर्ड ये एशले एडन की फ़िलॉसफी लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है बेसिकली एक्सेप्ट करना चालू की। लॉर्ड ऑकलैंड वही ऑकलैंड है जिनके ऊपर अफगानिस्तान फियास्को का चार्ज रख के इनको अल्टीमेटली इंडिया से वापस बुलाया गया था। बट लॉर्ड ऑकलैंड ने 1841 में जैसे अफगानिस्तान कैंपेन फेल होता हुआ दिखाई दिया तो उसको कंपनसेट करने के लिए भूटान के एरिया में इंकर्जन करने चालू किए। अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉर्ड ऑकलैंड लोकल लेवल पे इन्होंने द्वार वाला एरिया कैप्चर तो करके रखा था, बट ये द्वार वाला एरिया कैप्चर करने के बाद इनको जो है रिकॉल किया गया बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द फेलियर इन दैट एरिया। बट यहाँ पे जो लोकल लेवल पे भूतिया ट्राइब थी अब वो गोरिल्ला वॉरफेयर पे चली गई। फाइनली 1865 में हमको दिखाई देता है कि वॉरफेयर ब्रेकआउट हुआ एंड ये वॉरफेयर में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है बिकेम विक्टोरियस। ये ब्रिटिशर्स जैसे ही विक्टोरियस बने देन लोकल लेवल पे ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन हुई। ट्रीटी ऑफ सागोली अलग है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला अलग है, याद रखना है। अल्टीमेटली वाया दिस ट्रीटी हमको दिखाई देता है कि पर्टिकुलर वॉरफेयर बंद हुआ। देर आफ्टर जो वॉरेन हेस्टिंग ने टेरिटरी बना के रखी थी कि पहाड़ वाला एरिया भूटान को, वैली वाला एरिया ब्रिटिशर्स को, वो सिक्योर हुआ एंड देर आफ्टर ब्रिटिशर्स को ऑलमोस्ट 50,000 रुपये की एनुअल पेमेंट जो है बेसिकली अब भूटान को देनी पड़ी।
तो इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर इवन भूटान जो है उनके साथ रिलेशन ब्रिटिशर्स ने नॉर्मल कर लिए। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट वन, दैट इज़ इंडो तिब्बतियन रिलेशन। एज फार एज तिब्बत इज कंसर्न काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे दलाई लामा का रूल था। दलाई लामा इज़ अ पोजीशन, इट इज़ नॉट अ नेम। दलाई लामा मतलब सिग्निफिकेंट लामा या फिर सबसे बड़े मॉन्क। तो दलाई लामा जो रूल यहाँ पे हमेशा से ही चलता है फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द 8-9 सेंचुरी AD। अल्टीमेटली ये वाली वर्ल्ड को या फिर ये वाले एरिया को आउटसाइड वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। दिस आर स्पिरिचुअल पीपल, अपना अपना रह रहे थे। बट ऑब्वियसली 17th सेंचुरी ऑनवर्ड चाइनीज़ इनकर्जन ये वाले एरिया में सबसे पहले बढ़े। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 18-19 सेंचुरी अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का भी ध्यान ये एरिया में गया कि फॉर 100 ऑफ ईयर्स यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस अब एक्यूमुलेट हो चुके हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे एरिया में इंटरेस्टेड होंगे। फॉर दैट पर्पस कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन में वाइसरॉय कर्जन 1898 से लेके 1905 इनके टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने अब ये वाले एरिया में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेना चालू किया। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे बेसिकली कर्नल यंग हस्बैंड के अंडर एक मिशन भेज के रखा था विद स्मॉल गोरखा फोर्सेस। ये यंग हस्बैंड मिशन जैसे ही तिब्बत में गया, देन तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने पहले इनसे मिलने से ही मना किया। मिलने से मना करने के बाद यंग हस्बैंड हैड टू रिजॉर्ट टू द मिलिट्री टैक्टिक्स एट अ लोकल लेवल। एंड मिलिट्री टैक्टिक्स से अल्टीमेटली बड़ी मुश्किल से ही अल्टीमेटली एंटर्ड इनटू ल्हासा, बट दलाई लामा मिले नहीं। अल्टीमेटली हम लोग को वही दिखाई देता है कि दलाई लामा जैसे ही भाग गए तो फिर अल्टीमेटली लोकल लेवल पे यंग हस्बैंड जो उन्होंने वॉरफेयर चालू किया, जिसमें अल्टीमेटली फिर दलाई लामा के फोर्सेस हार गए। ट्रीटी ऑफ ल्हासा साइन हुई। इससे अल्टीमेटली वॉर इंडेमनिटी ऑफ द 75 लाख रुपये पर ईयर दलाई लामा को देनी पड़ी ब्रिटिशर को। चुंबी वैली वाला एरिया अल्टीमेटली सीड करना पड़ा ब्रिटिशर को। वैसे ही सर्टन ट्रेडिंग पोस्ट यांगसे, जैनसे, गागारटोक ऐसे वाले जो ट्रेडिंग पोस्ट है बाउंड्री के ऊपर, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस अब मैंडेटरी हो गया। एंड आफ्टर सिक्किम के ऊपर जो होल्ड था तिब्बत का, वो भी अब उनको गिव अप करना पड़ा। एंड आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स ने रेसिडेंट भी अपॉइंट किया। एंड आफ्टर फॉरेन पॉलिसी जो है ब्रिटेन ने पूरी की पूरी अपने अंडर ले ली इनकी। एंड दैट सम्स अप दिस एंटायर बेसिकली लेक्चर। इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बस फैक्चुअल डाटा है क्रोनोलॉजिकल वाइज। एंड यही फैक्चुअल डाटा क्रोनोलॉजी वाइज जो आपको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोई प्रोसेस नहीं है जिसको मैं आपको समझा पाऊँ। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अल्टीमेटली ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पे, तो इंडिया का इंटीग्रेशन। ये फाइनली आपको जो इंडिया हमेशा से मैप पे दिखाई देता है, या फिर अगर आपने कभी अखंड भारत सुना होगा, अभी अखंड भारत जो है ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली बना लिया। एंड दैट इज़ व्हाट वी नाउ नीड टू टेक फॉरवर्ड। कल अभी अल्टीमेटली वी विल सी, कल मोस्ट प्रोबेबली संडे रहेगा तो कल आई विल नॉट बी अपलोडिंग लेक्चर, बट मंडे ऑनवर्ड वी विल एंटर इनटू द न्यू प्रोसेस कि पहले तो ब्रिटिशर्स ने इतना वास्ट एरिया कैप्चर करके रखा है, उसको इन्होंने मैनेज कैसे किया। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू सी पॉलिसी ऑफ द 4 गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग, thereafter कॉर्नवालिस, thereafter विलियम बेंटिक एंड thereafter फिर डलहाउजी। तो कल वाला या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग यही से चालू करेंगे कि इनकी पॉलिसी एंड thereafter इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन इंडिया, इकोनॉमिकल मेजर्स इन इंडिया एंड सोशल मेजर्स इन इंडिया। thereafter हम लोग एंटर करेंगे किसके ऊपर, देन ऑब्वियसली इंडिया में जो पीजेंट अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग होगी उसके ऊपर। एंड thereafter फाइनली वी विल एंटर इनटू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो दैट विल बी द रफ फ्लो। बट अगेन जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आपको मुझसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछने हैं तो यू कैन डू इट ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन। सो थैंक यू सो मच गाइज अगेन। ओके, जाने से पहले इफ़ यू वांट टू परचेस एनी बेसिकली कोर्स गाइज फ्रॉम द स्टडी IQ प्लेटफॉर्म, एनी कोर्स, देन ऑब्वियसली इफ़ यू पुट माई कोड SN Live देन आपको डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच।